दूसरा क्या है, तार की मोटाई पर। आप देखेंगे कि घर में तार जो लगी होती है वो पतली होती है और जो लट्ठे पे लगी होती है मोटी होती है, और जो अगर तुम देखो 33,000 वाले में उसमें और ज़्यादा मोटी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ देखो, अगर तार की मोटाई बढ़ेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होता है, घटेगा। कैसे? क्योंकि आर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए की। इसको थोड़ा देखो। अब मैं ए की वैल्यू कुछ ले रहा हूँ, मान लो ए की वैल्यू मैं पहले ले रहा हूँ 2, 5 और 10। ठीक है, देखो पहले आर को डिपेंड करे। आर कैसे कैसे डिपेंड करता है, 1/a। ए कितना ले लूँ, 2। कितना हो गया 0. अगर मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, दशमलव लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा 2 पंचे 10, ये आ गया। दूसरा आर देखो, ए की वैल्यू मैंने कितना लिया 5, तो 1/5 दशमलव लगाया और 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10। ठीक है, अगला देखो, आर की वैल्यू मैंने क्या किया 1/10, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, कितना है 1। आप एक चीज़ समझ रहे हो, ए की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है आर की वैल्यू घट रही है। अगर आर की वैल्यू घट रही है तो जाहिर सी बात है धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि V बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। R जितना कम होगा धारा की वैल्यू क्या हो जाएगी, उतना अधिक हो जाएगी, है ना। क्योंकि अभी तुम ये देख रहे हो A की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही थी R की वैल्यू क्या हो रही थी, घट रही थी। यहाँ पर हो रहा था ना, वही यही सेम कंडीशन यहाँ पे चल रही है। अगर R की वैल्यू कम होगी तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो आप हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ होगा आपका ऐसे, इधर मैं ले लेता हूँ R, इधर ले लेता हूँ A। ठीक है, ये होगा तुम्हारा ओम में, ये होगा तुम्हारा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसका ग्राफ बेटा ऐसे बनता है। देखो यहाँ पर देखोगे इस पॉइंट पे A की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, कम है, मान लो यहाँ पर मान लो 1, तो R की वैल्यू कितना हो रही है, बोलो। R की वैल्यू मैक्सिमम है अधिक पॉइंट पे, मान लो यहाँ पर 10 है ना, सबसे अधिक है। अब मैं इस पॉइंट पे आ जाऊँ, इस पर मैं मान लेता हूँ 2, तो R की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, 9 हो जा रही है, मतलब कम हो जा रही है, थोड़ा सा घट रही है ना। अब मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, यहाँ पर क्या है 10 है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो और कम हो रही है। मान लो यहाँ पर मान लेता हूँ 2 है। जितना ज़्यादा A की वैल्यू होगी उतना कम किसकी वैल्यू होगी, R की वैल्यू होगी। बात क्लियर हो गई? ठीक है, नोट करिए इसको। देखो अब एक फार्मूला बनेगा। R अभी किस पे डिपेंड करता था, प्रोपोर्शनल था L के, R प्रोपोर्शनल था 1/A के। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ R प्रोपोर्शनल होगा L/A के। ये अनुक्रमानुपाती का जो साइन है ये हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लाएंगे नियतांक, जिसको हम बोलते हैं रो, L/A। अभी मैंने रो के बारे में बताया, इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ये एक नियतांक होता है। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। और रो बराबर हमारा अभी फार्मूला होता है R × A/L। इसकी डिफिनीशन होती है 1 मीटर लंबे वायर में L बराबर कितना हूँ 1, और उसका क्षेत्रफल कितना हूँ 1 मीटर स्क्वायर ना। तो जो उसमें प्रतिरोध होगा वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। समझ में आया? ओके। देखो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। प्रतिरोध क्या होते हैं, प्रतिरोध आपको पता है, धारा के प्रवाह में जो रुकावट करे वो क्या होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध किन किन बातों पे डिपेंड करता है वो भी पता चल गया। लंबाई पे डिपेंड करता है, अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये भी पता चल गया कि प्रतिरोध किन बातों पे डिपेंड करता है। एक टर्म आया था विशिष्ट प्रतिरोध का, रो का। ठीक है, वो क्या होता है, पदार्थ का गुण होता है। जो भी आज तक मटेरियल बना है उसमें पहले से जितने भी ओमिक कंडक्टर होंगे,
ठीक है। ओमिक चालक मतलब कि ओमिक बोले तो ओम के लॉ को जो फॉलो करने वाले होंगे। ओम का लॉ जानते हो ना, ओम का लॉ क्या होता है? अगर किसी चालक की हम भौतिक अवस्थाओं को क्या कर दें, स्थिर कर दें, उसमें नियत कर दें, तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये बात समझ में आई थी। तो V बराबर आ गया था आपके IR, ठीक है। और R आया था, जो R क्या होता है, नियतांक था, मतलब R फिक्स था, मतलब जितने भी आपके चालक बनेंगे उनमें पहले से पता रहेगा कि नहीं भैया इसका प्रतिरोध इतना होगा। जो ओम का नियम का पालन करेंगे जितने भी चालक, वो क्या करेंगे, उनमें प्रतिरोध फिक्स रहेगा पहले से ही। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रतिरोधों को कैसे कैसे जोड़ें कि हमारी धारा कम खर्च हो, ठीक है। तो पहला है होता है श्रेणी क्रम, ठीक है। दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। पहले जान लो श्रेणी क्रम का फार्मूला जो बनने वाला है। मैं अगर यहाँ पर कहीं पे लिखूं R इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध। क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध। इसका फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश Rn तक। जितने भी प्रतिरोध हों उनको सबको एक साथ जोड़ दो, वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा क्या होगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। अब देखो समांतर क्रम में क्या होता है। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1 में R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैश प्लस 1/Rn तक, ठीक है। इन दोनों की प्रूविंग अभी हम देखेंगे। इसके कुछ शॉर्टकट होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास क्या हो, समान प्रतिरोध हो, क्या हो, समान प्रतिरोध हो, 1 नंबर हुए, 2 नंबर समान प्रतिरोध हो, मतलब उनमें अगर पहला प्रतिरोध R हो तो पहला प्रतिरोध 2 ओम हो तो दूसरा प्रतिरोध भी कितना हो, 2 ओम। सारे प्रतिरोध क्या हो, एक बराबर हो, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट बराबर होता है N इंटू R। जितने आपके प्रतिरोध दे रखे हैं वो संख्या गुणे जितना प्रतिरोध का मान है उसका गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। मान लो उसने बोला कि 10 प्रतिरोध हैं और सब कितने ओम के, 2 ओम के, तो इनको बोलिए कि क्या पूछ लिया गया कितना होगा, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो कितने प्रतिरोध थे, 10, और कितने ओम के थे, 2 ओम के, तो 10 गुना 20 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 20 ओम। समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसकी एक कंडीशन होती है कि जब 2 प्रतिरोध हों, कितने हों, जब 2 प्रतिरोध हों, तो उसका फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2। ये कैसे आया मैं बताऊंगा, आगे प्रूविंग बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला आप लोगों को रटे होने चाहिए, दिमाग में हमेशा 24 घंटे चलना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा, तो आपको ये सारे फार्मूले आने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हो, समान प्रतिरोध हो, समांतर क्रम में हो, उस कंडीशन में क्या हो, क्या हो, समान प्रतिरोध हो और क्या हो, समांतर क्रम में जुड़े हों। समांतर क्रम में क्या हो, संयोजन हो। तो उसका फार्मूला जो होता है R इक्विवेलेंट, वो होता है R/N। ये फार्मूला होता है इसमें। उसमें क्या हो रहा था, गुणा हो रहा था, इसमें क्या होगा, भाग हो। जैसे मान लो मैंने 5 ओम लिया, 5 ओम कितने कितने ओम के हैं, 5 ओम के। मैंने क्या बोला, R का मान कितना है, 5 है, और N का मान कितना है, 5 है। तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 5/5, तो कितना आया, 1 ओम। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना। मैं इनकी भी प्रूविंग दिखाऊंगा, इसकी भी, इन सबकी प्रूविंग दिखा दूंगा, ओके। नोट करिए। देखो श्रेणी क्रम संयोजन का क्या देखते हैं हम, प्रूविंग देखते हैं। 3 प्रतिरोध ले लिया, एक हमने सर्किट बना लिया, एक ये क्या लगा आपका, सेल लगा जिससे धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई।
अब समझो मेरी बात, श्रेणी क्रम में क्या होता है, यहाँ पर धारा जो आई जाएगी वही लास्ट तक क्या रहेगी, आई ही वापस आएगी। ठीक है, जो धारा यहाँ से निकलेगी वही धारा बाद के वापस आएगी सेल के पास। इसमें क्या बदलता है, विभव बदलता है। क्या बदलता है, विभव। ये हो जाएगा आपका V1, ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा V3। ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फार्मूला बनेगा। कैसे बनता है अभी हम देखते हैं। इसकी कंडीशन क्या क्या होती है, क्या क्या नियत रहता है, धारा क्या होती है, नियत रहती है। इसमें धारा नहीं बदलेगी, क्या बदलेगा, विभव बदलेगा। विभव के बारे में सभी लोग कहानी जानते हैं कि अनंत में कोई एक अंक आवेश हो, उसको अनंत से कहाँ तक लें, वैद्युत क्षेत्र तक लाएं। ये क्या होगा, ये बदलेगा, विभव बदलता है, ये कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा है ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर होता है I R। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से V गए और ये कितने में बदल गया, V1 में प्लस V2 में प्लस V3। तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो V के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर मैं मानता हूँ इस सर्किट का टोटल प्रतिरोध कितना है, कैपिटल V है। एक मैं अलग से एक सर्किट बना लेता हूँ। टोटल प्रतिरोध इसका कितना बनेगा, R इक्विवेलेंट। इसका प्रतिरोध है V, वो R इक्विवेलेंट, और विभव है V, धारा है I। ये हो गया कैपिटल V। अब यहाँ पर कितना है, V1 में कन्वर्ट हुआ, V2 V3 में। V बराबर क्या कर सकते हैं, I R। I तो वही वाली है, क्योंकि R I क्या है तुम्हारा, नियत है। I क्या है, नियत है। I पूरे में क्या होगी, I नहीं बदलेगी, सिर्फ क्या बदल रहा है, विभव बदल रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, V1 यहाँ पर, V2 यहाँ पर, V3 हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टोटल V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I R इक्विवेलेंट। सही है, क्योंकि जो तुल्य प्रतिरोध होगा ये इन सब प्रतिरोधों के बराबर ही तो होगा। I हमारा नहीं बदल रहा तो हमारा I वही रहेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, R1। V बराबर क्या होता है, I R, तो I R1, फिर क्या हो जाएगा, I R2, I R3 प्लस I R2 प्लस I R3। इसमें से क्या करो, I R इक्विवेलेंट, I कॉमन कर लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कटा तो R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फार्मूला आ गया। अगर ऐसे कितने सेल हों, N सेल हों, कितने नंबर ऑफ सेल हों, N सेलों के लिए R इक्विवेलेंट जो बनेगा फार्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश Rn तक जुड़ेंगे। समझ में आया इस फार्मूला कहाँ से आया। ऐसा कहाँ पर होता है, जैसे घरों में झालर वाला लगी होती है, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे सीरीज में तुम्हारे क्या होते हैं, सभी बल्ब लगे होते हैं। अब जो आ रही झालर वो अलग तरीके के हुए हैं, पहले ऐसा ही होता था। अगर एक झालर, एक बल्ब खराब हुआ तो आगे की झालरें क्या हो जाती थी, बंद हो जाती थी। अभी भी ऐसा होता है, कई झालरें होती हैं। क्या होता है कि अगर ये वाला बल्ब खराब हो गया तो आगे की जलेगा नहीं, यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा, यहाँ से धारा आगे जाएगी नहीं। तो जितना भी हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, अगर कोई भी इक्विपमेंट ख़राब होता है, कोई भी घर का अगर पूरी वायरिंग कर दिया जाए सीरीज़ में, तो क्या होगा, अगर कोई पंखा भी ख़राब हो जाएगा तो आगे जितना भी उसका कनेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इसको नोट कर लो। देखो अगला संयोजन देखो, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इसका फार्मूला मैंने लिखा रखा है अभी, 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 प्रतिरोध लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं फार्मूला मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, एक हम क्या बनाए, सर्किट बनाते हैं।
V विभव है, ठीक है। धारा क्या है, ओ सॉरी, ये तुम्हारा मान लो R1 है, ये R2, ये R3। अब एक बात समझना तुम लोग, अगर विभव यहाँ से मैं V डालता हूँ यहाँ से 0, तो ये इधर से घूम के जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब इधर कितना आ जाएगा, V आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से धारा जा रही है, धारा क्या है, ये सेल लगा हुआ, सेल मान लो सेल लगा हुआ, अब V ही लिखो। यहाँ पर से तुम्हारा V और यहाँ 0, यहाँ धारा क्या चल रही है, I। अब ये धारा जब यहाँ तक आएगी I तक तो क्या होगा, 3 भागों में बढ़ जाएगी, समझ में आएगा। यहाँ तक तो I आएगी, लेकिन क्या होगा, यहाँ एक ये ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच हो गई, 3 भागों में क्या हो गई, बढ़ रही है। यहाँ पर धारा क्या हो रही है, यहाँ पर धारा बढ़ रही है। इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2, इसको मान लेते हैं I3। फिर जाके फिर से मिलेगी I, और फिर बाद के फिर से क्या आएगी, I ही बाद की आएगी। लेकिन ये इसमें क्या हुआ, पूरा खेल बदल गया, ठीक है। लेकिन विभव क्या है, विभव दोनों जगह क्या है, सेम है। इधर से प्लस गया, इधर से माइनस गया, विभव बिल्कुल एग्जैक्ट है। विभव नहीं बदल रहा है इस बार क्या बदल रहा है, धारा बदल रही है। समझ में आ रही बात। और समझो, अगर मैं एक बात समझो, अगर ये खराब हो जाए, इधर देखो, अगर ये खराब हो जाए तो ये दोनों चलेंगे कि नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे भाई, इससे धारा तो जा रही है, विभव भी है, ठीक है। धारा भी चल रहा है, विभव, इसका सर्किट तो कंप्लीट हो रहा है, तो चलेगा ना। घरों का जितना भी संयोजन होता है इसी क्रम में होता है। कभी फ्रिज या टीवी खराब होती है तो पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है क्या, नहीं ना, वही बस चीज़ नहीं चलती ना। तो घरों में जितना भी संयोजन होता है किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है, ठीक है। तो याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, घरों का संयोजन किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है। इसमें क्या बदलता है, धारा बदलता है। तो विभव क्या होता है, नियत रहता है। यहाँ पर लिख दो, विभव क्या होता है, नियत रहता है। क्या बदलता है, धारा बदलती है। इसमें धारा क्या बदलती है, धारा अलग अलग ब्रांचों में फैल जाती है। आपको पता होना चाहिए V बराबर क्या होता है, IR। तो I बराबर हो जाएगा V बटे में R। ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ये फार्मूला लेने के लिए। चलिए देखिए इधर, यहाँ से विभव गया, इसका एक छोटा सर्किट बनाते हैं। टोटल R इक्विवेलेंट देख लेते हैं, विभव देख लेते हैं, धारा देख लेते हैं। इसके पास R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। I धारा गई है और V विभव है। अब देखिए यहाँ पास I धारा गई है और कितने भागों में बांटी है, 3 भागों में। तो जो I है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3। यही हो रहा ना, यहाँ से I गई और I1 I2 I3 में बटी, फिर आगे फिर क्या हो गया, I में मिल गया। तो I का वैल्यू कितना ले सकते हैं, यहाँ पर I बराबर लिख सकते हैं V बटे में R इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ V बटे में R इक्विवेलेंट। I1 की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, V बाई में R1। क्यों, क्योंकि V क्या है, नियत है। और ये क्या हो जाएगा, V बटे में R2 प्लस V बटे में R3। यहाँ से V कॉमन कर लो, V बटे में R इक्विवेलेंट बराबर V कॉमन किया तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1/, में क्या आ गया, R इक्विवेलेंट, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अगर ऐसा हो कि आपके पास n प्रतिरोध हो, कितने हो, n प्रतिरोधों के लिए क्या होगा, n प्रतिरोधों के लिए जो होगा 1/R इक्विवेलेंट। आपके पास चाहे जितने प्रतिरोध हो, आप क्या करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 प्लस 1/Rn तक जोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपका सिंपल फार्मूला हो गया। अब आगे वाली कंडीशन पे हम देख रहे हैं कि 2 प्रतिरोध होंगे, और यदि ये प्रतिरोध R1 R2 ना हो कि सब प्रतिरोध क्या हो जाए, R हो जाए, तब क्या होगा। आप इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। देखो अब ये वाला फार्मूला देख लेते हैं कि R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2। इसका फार्मूला देख लेते हैं। जहाँ पे भी 2 प्रतिरोध मिले आपको,
और कैसे हूँ, समांतर क्रम में, तो आप यही वाला फार्मूला अप्लाई करिए। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा सा फार्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इक्विवेलेंट जो बनेगा, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, r1 इंटू r2, r1 प्लस r2। अब इसको r इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करोगे, पलटोगे, तो r इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा r1 इंटू r2 बटे में r1 प्लस r2। यही फार्मूला तो है, जब दो प्रतिरोध हो सीधा उठा के फार्मूला लगाइए आप, r इक्विवेलेंट निकल आएगा। ठीक है, देखो अगर क्या हो जाए, समान प्रतिरोध हो और कितने हो, n प्रतिरोध हो। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी है, एनसीईआरटी में भी है, इसको देख लीजिए। प्रतिरोधों का संयोजन है, ये प्रतिरोध भी ना कांटे जैसे हैं, इसी में धारा क्या हो जाती है, रुक जाती है। एक चीज़ तुम दिख रहा है कि सब क्या प्रतिरोध है, R। ठीक है, अब देखिए R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कितने 5 हैं, तो करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/r में R इक्विवेलेंट बराबर, एलसीएम लोग कितना आ जाएगा, R 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया 5। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 5 बटे में r। अब पलट दो, तो r इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा r बटे में 5। ठीक है, आप समझिए इसको, अभी 5 थे तो ये आ गया, अगर कितने हों, n प्रतिरोध हों तब क्या हो जाएगा, n प्रतिरोध के लिए तो R इक्विवेलेंट होंगे, चाहे जितने आपके प्रतिरोध हों उनको सीधा सा R/n, जितने नंबर हों उतना n लिख दो। n क्या है तुम्हारा, n नंबर है। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, NU होता है कि O होता है, NU होता है ना, NUMBE है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रोक दो उसको। चलिए देखिए इसको, इस क्वेश्चन में हमें देखना है कहाँ श्रेणी क्रम है, कहाँ समांतर क्रम है। देखो आप जो अभी तक सीखे हैं उसका अप्लाई कैसे करेंगे। अब यहाँ पर तुम लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये समांतर क्रम वाला खेल है ना, दो प्रतिरोध हैं, दो प्रतिरोध का फार्मूला आपको पता है। इसका हम ये क्या फार्मूला लगाएंगे, देखो मैं बिल्कुल साफ सुथरा अलग से करे दे रहा हूँ यहीं पे। R इक्विवेलेंट इसका फार्मूला होता है R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2। अब देखो R1 कितना है, एक R क्या मान लो 12 गुणे 4 बटे में कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 चौक 48। अब 12 4 कितना होता है 16, 16 3 48, कितना आया 3 ओम। इसका कितना आ गया टोटल 3। कोई समस्या नहीं ना, सब जान तो जाओगे कहाँ समांतर क्रम कहाँ श्रेणी क्रम है। जहाँ पर धारा बढ़ रही हो वहाँ पर क्या होता है समांतर क्रम, जहाँ पर धारा नहीं बढ़ रही वहाँ पर क्या होगा श्रेणी क्रम। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी धारा बढ़ रही है, एक इधर गई एक इधर गई, बात की फिर वही धारा मिल गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी किस क्रम में समांतर क्रम में है ना। ठीक है, ऐसे ही अभी डायग्राम बनाए थे ना समांतर क्रम वाला, तो ये समांतर क्रम में। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ भी 12 है यहाँ भी 12 है। मैंने क्या बताया था कि अगर समान प्रतिरोध हो, अभी सारे फार्मूला इसमें अप्लाई हो जाएंगे। अगर समान प्रतिरोध हो तो उसका फार्मूला क्या होता था, R इक्विवेलेंट बराबर होता था R/n, ये होता था, अभी भी करे थे। R की वैल्यू कितनी है 12,
एन की वैल्यू कितनी है 1 2 2 है ना, एन बराबर कितना है 2, तो 2 छक्के तो कितना आया 6 ओम। हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसका डायग्राम एक बना लो छोटा सा। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है आपके पास 3 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पर लगा हुआ है, टोटल मिला कितना बनाए थे 3 ओम का, ये 3 ओम का। इधर कोई प्रतिरोध नहीं है, इधर हमने सॉल्व किया तो कितना आया था 6 ओम का टोटल प्रतिरोध। एक हमारे पास बैटरी है, सॉरी सेल है, V बराबर कितना है 220 वोल्ट की, यहाँ से धारा गई है और यहाँ से वापस आई है I की वैल्यू, ये कितना है 6 ओम का। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि ये बताइए कि इसमें धारा का मान कितना होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ से जो धारा जा रही है वो कहीं पे बट रही है क्या, कहीं बट रही है, नहीं बट रही। तो अब ये सारे प्रतिरोध किस में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। गुड, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 6 + 3 + 3, 6 3 9 9 3 12 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आया 12 ओम। ठीक है, अब आप जानिए धारा V बराबर क्या होता है I R, तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटे में R इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट वाला रखेंगे। V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, R की वैल्यू कितनी है 12, काटोगे इसको 2 छक्के 12, ये कितना हो जाएगा 110, 2 से काटो 2 3 6, ये आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, मतलब 55/3, 3 से कटेगा, 3 एक 3 और 3 2 5, 3 अट्ठे 24 और 24 एक 25 होता है, और 3 त्रिक को 9, 3 त्रिक को 9, तो 18.33 एम्पियर की धारा इसमें से प्रवाहित होगी। ठीक है, कोई समस्या इस क्वेश्चन में। श्रेणी क्रम समांतर क्रम जान जाओगे कहाँ पर होता है, जहाँ पर धाराएं बढ़ती हैं वहाँ पर क्या होता है समांतर क्रम। और पहले इनको सॉल्व कर लो, जब समांतर क्रम सॉल्व कर लोगे तो क्या है बन जाएगा श्रेणी क्रम में बन जाएगा, फिर सबको जोड़ दो तो तुम्हारा कुल प्रतिरोध निकल आएगा। जब कुल प्रतिरोध निकल जाएगा तो V बराबर IR से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बंद कर दीजिए।